Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। आज इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया कंट्री से जो रिलेटेड मेजर राइटर हैं उनको देखेंगे इंडिविजुअली। इस वीडियो में वन बाय वन उनके वर्क्स को देखेंगे, उनके राइटिंग स्टाइल एज वेल एज उनके बायोग्राफी के पार्ट को देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूजीसी नेट में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते ही हैं और लगातार पूछते ही जा रहे हैं। तो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे भी एग्ज़ाम जो होंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलियन राइटर आखिर है क्या। तो ऑस्ट्रेलियन राइटर एक लिटरेचर का जॉनरा है। जिस तरह से आप इंडियन राइटिंग पढ़ते हैं, इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं जिसमें इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर माइनर राइटर के वर्क्स को पढ़ते हैं, जैसे कि सलमान रश्दी, झुम्पा लाहिरी एटसेट्रा, ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया कंट्री से भी कुछ राइटर बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने राइटिंग को लिटरेचर में लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड एज वेल एज मैनर ऑस्ट्रेलियन राइटर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे 12 जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलियन राइटर नहीं है, तो आपको वहाँ पे छांटना होता है। तो ये भी आप पोर्शन अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पहले मेजर राइटर है फिर माइनर राइटर को देखेंगे। तो सबसे पहले जो राइटर हैं वो है बेंजो पेटरसन। इनका टाइम पीरियड है 1864 टू 1941। ये लेस माइनर राइटर है, मतलब माइनर राइटर है, मेजर राइटर नहीं है। और ये एक बस पोइट है। बस पोइट क्या होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। देन है क्रिस्टीना स्टीड, 1902 टू 1983 इनका टाइम पीरियड रहा। फिर है एडी हॉब्स। एडी हॉब्स फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है और इनका एक पोयम है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में इन्होंने बताया है। इस पोयम में बहुत ही अच्छा पोयम है इनका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम भी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडी हॉब ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। फिर है पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका बहुत सारे नावल जैसे कि वॉस एटसेट्रा, ये जो नावल है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में, सारे राइटर के बारे में इंडिविजुअली हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देन है नेक्स्ट जूडिथ राइट। ये भी एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन राइटर है और इम्पॉर्टेंट राइटर है। देन है मॉरिस वेस्ट, डेविड मेलोफ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका वर्क्स है, उनसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन है थॉमस कैनेले। इनका टाइम पीरियड है 1935 टू प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में है। देन है पीटर कैरी, 1943 से लेकर प्रेजेंट तक। ये सारे हो गए आपके मेजर राइटर, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडी हॉब्स, पैट्रिक वाइट, जूडिथ राइट एंड डेविड मेलोफ। इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। देन मैनर राइटर हैं कुछ, हेनरी लॉसन, रेनर मैरी रेलिक। ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इनके नाम इसलिए अलग है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है फ्रेंड्स। देन जो हमारा लास्ट मैनर राइटर है वो है नेविल स्वीट। तो ये तीनों माइनर राइटर हैं, एज वेल एज ये बेंजो पेटरसन, क्रिस्टीना स्टीड, ये भी माइनर राइटर है और ये दोनों बस पोइट है। बस पोइट क्या है फ्रेंड्स? BUSH, बस पोइट। बस पोइट वैसा पोइट होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो एक कंट्री है उसके बारे में अपने राइटिंग में लिखते हैं, तो उसे हम बस पोइट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं मेजर एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर। फ्रेंड्स, इससे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर बिलोंग टू एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर। तो आपको वहाँ पे छांटना था। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एब ओरिजिनल राइटर आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एब ओरिजिनल राइटर किसी भी कंट्री का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिनल राइटर मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं, वहाँ के जो मुख्य निवासी होते हैं, उसे हम एब ओरिजिनल राइटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से जो बिलोंग करते हैं एब ओरिजिनल राइटर है वो है 10। तो पहला है केविन गिलबर्ट, एलेक्सिस राइट, जेक डेविस, मार्गरेट टुकर, मार्सिया लैंगटन, मार्नी कैनेडे, देन है मेगन डेविस, डेविड उनेफोन, लीजा बेलर एंड मुडोरो रो। तो ये सारे ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिनल राइटर हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि आप रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन से एब ओरिजिनल राइटर हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इस लिस्ट में बताया, एडी हॉब्स, पैट्रिक वाइट, जूडिथ राइट एंड डेविड मेलॉफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर है। अगर ये सारे ऑप्शन में रहे तो आपको छाट देना, एलिमिनेट कर देना है। देन आपको ये सारे जो थोड़े अजीब नाम लगे वो आपको छाट लेना है, चूज कर लेना है, वो एब ओरिजिनल राइटर के अंदर में आ जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन इंडिविजुअली सारे राइटर्स को कवर करते हैं, उनके बायोग्राफी, उनके मेजर वर्क्स एंड उनके राइटिंग पैटर्न को समझते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने सारे लिस्ट को ऑस्ट्रेलियन राइटर के लिस्ट को लिखा है, आप देख सकते हो। देन बस पोइट क्या है, ऑस्ट्रेलियन बस क्या है, और जो ये लिखते थे ऑस्ट्रेलियन राइटर उनका मेन थीम क्या होता था वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। वो लिखते थे एब ओरिजिनलिटी, मतलब मुख्य निवासी जो होते थे उस पे बेस्ड लिखते थे ये अपने वर्क। डेमोक्रेसी, माइग्रेशन, ये सब के बारे में अपने वर्क में इन्होंने लिखा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बस पोइट है वो है हेनरी लॉसन, बेंजो पैटरसन, एंड्रयू बर्टन। तो आप यहाँ पे ये जो पेज है उसको आप पढ़ सकते हो। चलिए अब वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटर्स को। तो सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं वो है बेंजो पैटरसन। इनका पूरा नाम है एंड्रयू बेंजो पैटरसन। इनका जन्म 17 फरवरी 1864 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और यह एक बस पोइट है जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में लिखते हैं मोस्टली। एंड इनका डेथ हुआ 5 फरवरी 1941, जब ये 76 ईयर्स ओल्ड के थे और ऑस्ट्रेलिया में ही इनका डेथ हो गया। ऑक्यूपेशन से ये एज ए ऑथर, जर्नलिस्ट, कंपोजर, क्लर्क एंड पोइट रहे हैं। इन्होंने कुछ पोएम लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे है इनका फर्स्ट जो पोएम है, इन्होंने जो पोएम लिखा है वो है पहला द मेन फ्रॉम स्नोई रिवर 1890, क्लैंकी ऑफ द ओवरफ्लो 1889, मुल्गा व्हील्स बाइसाइकिल 1896, द मेन फ्रॉम आयरबर्ग 1892, ए बस क्रिस्टनिंग। फिर नेक्स्ट है द घी वग बंग पोलो क्लब, देन सॉल्ट बस फील 1894, इन डिफेंस ऑफ द बस। फिर है हे एंड हेल ऑफ बुलिंगल। तो आपको ज़्यादा इनका वर्क नहीं देखना है, बस ये जो वर्क है द मेन फ्रॉम द स्नोई रिवर, ये आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये माइनर राइटर है तो नहीं भी पूछे जा सकते हैं इनके वर्क। अब चलिए नेक्स्ट जो राइटर है वो है, जो नेक्स्ट राइटर है वो है हमारी क्रिस्टीना अस्टीड, जिनका आप फोटो यहाँ पे इमेज देख सकते हो। ये है हमारी क्रिस्टीना अस्टीड, एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन पोइट है। इनका जन्म 17 जुलाई 1902 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यू साउथ वेल्स में।
एंड इनका डेथ 80 ईयर्स ओल्ड की जब ये थी तब इनका डेथ 31 मार्च 1983 में हो गया, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑक्यूपेशन से ये एज ए नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स रही हैं। इनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क है वो है द मैन हु लव्ड चिल्ड्रन। एंड फ्रेंड्स, इनको जो नोटेबल अवार्ड मिला है वो है पैट्रिक वाइट अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया में जो दिया जाता है वो इनको पैट्रिक वाइट अवार्ड मिला है। शी वाज अ कमिटेड मार्क्सिस्ट although she was never a member of the Communist Party. She spent much of her life outside Australia, although she returned before her death. फ्रेंड्स, ये जो क्रिस्टीना अस्टीड है वो मार्क्सिस्ट में भी पार्टिसिपेट की है और हमेशा अपना समय ऑस्ट्रेलिया से बाहर स्पेंड की है। अब चलिए इनके वर्क को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनके जो वर्क है वो है, सबसे पहले देखेंगे इनका नॉवेल्स। तो इनका नॉवेल्स है सेवन पुअर मेन ऑफ सिडनी 1934, द ब्यूटीज एंड फ्यूरीज 1936, हाउस ऑफ ऑल नेशन 1938, द मैन हु लव्ड चिल्ड्रन 1940। ये इनका नोटेबल वर्क है, तो आप ध्यान में रखिएगा। देन है फॉर लव एलोन 1945, लेटी फॉक्स, हर लक 1946, ए लिटिल टी अ लिटिल चेट 1948, द पीपल विथ द डॉग्स 1952, डार्क प्लेसेस ऑफ द हार्ट 1966, द लिटिल होटल 1973, मिस हर्बर्ट 1976, आई एम डाइंग लाफिंग द ह्यूमरिस्ट 1986। तो ये इनके नॉवेल्स रहे हैं। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है दिमाग में, बस इनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क है द मैन हु लव्ड चिल्ड्रन 1940, ये आपको ध्यान में रखनी है। देन इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी लिखा है वो है द साल्जबर्ग टेल्स 1934, द पजल हेडेड गर्ल 4 novellas 1965, a Christina Street Reader 1978, ओशियन ऑफ अ स्टोरी 1985। तो ये इनके शॉर्ट स्टोरी हैं 4। देन इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन भी किया है, जैसे कि द बेलेड एंड बाथे स्काफे बाय अगस्ती पिकार्ड 1955। ये ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, तो इनका वर्क का प्रोनाउंसिएशन भी अलग ही है। कलर ऑफ एशिया बाय फ्रांडेडो गिगोन 1956। तो ये इनके 2 ट्रांसलेशन वर्क है जिन्होंने इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इनके शॉर्ट स्टोरी है, देन नॉवेल्स है। तो नॉवेल्स में आपको बस केवल द मैन हु लव्ड चिल्ड्रन, ये किसका वर्क है, तो क्रिस्टीना अस्टीड, ये आपको याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट राइटर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट राइटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडी हॉब्स, जिनका फुल नेम है एलेक्स डेरवेंट हॉब। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट एंड एसेइस्ट रहे हैं। इनका जन्म 21 जुलाई 1907 ऑस्ट्रेलिया में हुआ एंड डेथ जब ये 92 ईयर्स ओल्ड के थे, तब 2000 में इनका डेथ ऑस्ट्रेलिया में ही हो गया। ऑक्यूपेशन से ये एज ए पोइट, एसेइस्ट एंड नन फॉर हिज सैटिरिकल स्लैंट एंड क्रिटिक, टीचर एंड एकेडमिक। ये पोइट भी रहे हैं, एसेइस्ट भी रहे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने किया है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से इन्होंने अपने एजुकेशन को प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया में। देन इनको जो अवार्ड मिले हैं वो है फॉक क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, इनका वर्क जो ऑस्ट्रेलिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनका वर्क्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनका देखते हैं पोइट्री कलेक्शन। तो इनका जो
वेरी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है फ्रेंड्स वो है द वंडरिंग आइसलैंड 1955। फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन है ये 1955 में जो आया इनका पोइट्री कलेक्शन। देन है नेक्स्ट ए बुक ऑफ आंसर्स 1977, द केव एंड द स्प्रिंग 1965, सेलेक्टेड पोएम्स 1990, क्रिटिकल एसेज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये पांचों इनका पोइट्री कलेक्शन है एडी हॉब्स का। देन इनका कुछ पोएम है जैसे कि द डेथ ऑफ द बर्ड, ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, इनका लाइन भी पूछे जाते हैं, तो आप इस पोएम को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इसका लाइन भी देख लीजिएगा। देन है इम्पेरियल एडम, द गार्डन, द केव, द डबल लुकिंग ग्लास, द यंग वाइफ, ए लेटर फ्रॉम रोम, एंड एडम इन मूनलाइट, लव एंड ग्लोरी, चांस इनकाउंटर्स 1992, द एज ऑफ रीजन। तो ये इनके कुछ पोएम हैं जिनमें से आपको ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। तो ये इनके कुछ पोएट्री कलेक्शन एंड पोएम्स थे एडी हॉब्स का। अब चलिए नेक्स्ट राइटर देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट राइटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं पैट्रिक वाइट, जिनका फुल नेम है पैट्रिक विक्टर मार्टिन डेल वाइट। ये एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन राइटर रहे हैं। इनका जन्म 28 मई 1912 में लंदन यूके में हुआ एंड इनका डेथ जब ये 78 ईयर्स ओल्ड के थे तो 1990 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो गया। जन्म लंदन यूके में हुआ और डेथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑक्यूपेशन से ये एज ए पोइट, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, स्क्रीन राइटर रहे हैं। इन्होंने अपना एजुकेशन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की है, मतलब कंप्लीट की है। इनका जो मोस्ट नोटेबल अवार्ड है वो है माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 1957 एंड 61 में मिला। अल्स गोल्ड मेडल 1941, देन 55, 65 में इनको अल्स गोल्ड मेडल मिला है। देन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 1973 में अवार्ड ये मिला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1973 मिला है इनको। और ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर रहे हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। कब मिला है? 1973 में। ही रोट 12 novels, 3 short stories collections and 8 plays from 1935 to 1987। देन इनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क है वो है सेलेक्टेड वर्क्स। चलिए मैं आपको आगे इनका लिस्ट दिखाती हूँ वर्क्स का। सो फ्रेंड्स, आपको ये पेज देख के मतलब घबराहट नहीं डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इनके मोस्ट की पॉइंट्स थे वही डाला है। आपको समझ में आया तो ठीक है, देन आप विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हो इनके वर्क्स को। तो इनका वर्क्स जो है पहला नॉवेल्स में से पहला है हैप्पी वैली 1939। ये इनका पैट्रिक वाइट का फर्स्ट नॉवेल है और ये इट ऑन 1941 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी गोल्ड मेडल, और इस वर्क के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल भी मिला है अवार्ड। और यह जो नॉवेल है वो डेडिकेटेड है रोय डे मैस्ट्रियर, ठीक है। और ये जो हैप्पी वैली है फ्रेंड्स वो एक प्लेस है। द लिविंग एंड द डेथ, द लिविंग एंड द डेथ 1941 इनका ये सेकेंड नॉवेल है और ये नॉवेल है वो लंदन में सेट है, मतलब इनका इस नॉवेल का सेटिंग है वो लंदन में है, 1941 में आया है। देन थर्ड नॉवेल है द अन स्टोरी 1948। इस नॉवेल में स्टोरी है थियोडोरा गुडमैन का, जो एक मिडिल एज्ड वुमेन रहती है हु ट्रेवल्स टू फ्रांस आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर एंड देन टू अमेरिका। फ्रांस से ये अमेरिका आती है वेयर सी एक्सपीरियंस व्हाट इज आइदर ए ग्रेजुअल मेंटल
ब्रेक डाउन एंड मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताई है कि जब ये फ्रांस से अमेरिका गई तो उस जर्नी के थ्रू क्या क्या इसने एक्सपीरियंस की है उसके बारे में इस नॉवल में पैट्रिक वाइट ने बताया है। देन है द ट्री ऑफ मैन 1955। ये एक डोमेस्टिक ड्रामा है, नॉवेल है और एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलियन फॉकलोर्स एंड कल्चर, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो फॉकलोर एंड कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया गया है। और ये नॉवेल है, ये जो डोमेस्टिक ड्रामा है वो बेस्ड है लाइफ्स ऑफ पार्कर फैमिली एंड देयर चेंजिंग फॉर्चून्स ओवर मेनी डिकेड्स। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो आया है ए हाउसमैन का एक पोइट्री है, मतलब पोएम है, ए शॉर्पशायर लेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से यह टाइटल आया है ए होप्स के पोएम से। देन फ्रेंड्स, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल है वो है वॉस को आपको डिटेल से अच्छा से पढ़ना है क्योंकि इससे डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉस 1957 यह एक रिलीजियस नॉवेल है बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ लुडविग लिचार्ड डेट। ठीक है, और इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, वॉस जो एक बॉय होता है, लॉरा जो एक यंग गर्ल होती है। और इसमें जो गार्डन ऑफ ईडन है पैराडाइज लॉस्ट में, उससे कंपेयर किया गया है इस नॉवेल को। तो आपको इस नॉवेल को डिटेल से पढ़नी है। देन इनका नेक्स्ट जो वर्क है वो है राइडर्स इन द चैरियट 1961। इस वर्क के लिए इन्हें माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड मिले हैं। देन है दी सॉलिड मंडला 1966। ये इनका 7th पब्लिश्ड नॉवेल है, थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट में लिखा गया है। और इसमें स्टोरी है दो ब्रदर का, वाल्डो एंड आर्थर ब्राउन का। और इस नॉवेल का जो सेटिंग है वो है सबर्ब ऑफ सर्परीरा। तो आप एक बार विकिपीडिया में इस नॉवेल को सर्च कर लीजिएगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस मैं इस वीडियो में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके वर्क है उसको बताना मेरा मकसद है। देन इनका जो नेक्स्ट जो वर्क है वो है विविसेक्टर 1970, द आई ऑफ द स्टॉर्म 1973, ए फ्रिंग्स ऑफ लिव्स 1976, द ट्वाइब-बॉर्न अफेयर्स 1976, Momaires of Many in One 1986, The Hanging Garden 2012, Unfinished and Posthumous पब्लिश। मतलब ये जो वर्क है द हैंगिंग गार्डन वो अनफिनिश्ड रहा वॉर्स का, क्योंकि वॉर्स पैट्रिक वाइट का डेथ 2000 में हो गया था। तो ये इनके 13 नॉवेल्स है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैप्पी वैली, द आंट स्टोरी, द ट्री ऑफ मैन, वॉस, सॉलिड मंडला, विविसेक्टर। और ये जो मैंने यहाँ पे बताया नॉवेल उसको आपको डिटेल से पढ़नी है। देन जितने भी लिखा हुआ है वो सरफेस लेवल में आपको देख लेनी है। अब चलिए इनका कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को देखते हैं, जैसे कि है द बर्न्ड वंस 1964, द कोकेट्सू, सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए, द कोकाटूस 1974, थ्री अनएसे पीसेस 1987। इन्होंने कुछ पोएम भी लिखे हैं, जैसे कि है 13 पोएम्स 1929, द प्लाव मैन एंड द अदर पोएम्स 1935। फिर इन्होंने एक स्क्रीन प्ले भी लिखा है, द नाइट ऑफ प्रोवेलर 1978। और इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, फ्लॉज इन द ग्रास 1981। और इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे हैं, ड्रामा, जैसे कि ब्रेड एंड बटर वीमेन जो अनफिनिश्ड है 1935 में, द स्कूल फॉर फ्रेंड्स 1935 ये भी अनफिनिश्ड है, रिटर्न टू अबेसिनिया 1948,
The Harm Funeral 1947, The Season of Sarsaparilla 1962, The Cherry Sol 1963, Night of Bald Mountain 1964, Big Twice 1977, Signal Driver, A Morality Place for the Time 1982, Netherwood 1983, सेफर्ड ऑन द रॉक्स 1987। तो ये पैट्रिक वाइट का कुछ नॉवेल्स थे, ऑटोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड प्लेस थे। तो इनका जो नॉवेल है वॉस द ट्री ऑफ मैन, सॉलिड मंडला, ये सब आपको अच्छे से कर लेनी है, बाकी ये तो लेस इम्पॉर्टेंट है। इनका जो प्ले है ब्रेड एंड बटर वुमेन, ये सब ऊपर में सरफेस लेवल पे देख लेना है। पोइट्री, प्लोमैन एंड द अदर पोएम्स, क्योंकि मैचिंग में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट जो राइटर है वो जूडिथ राइट। इनका पूरा नाम है जूडिथ एंड अरुंडेलो राइट। ये एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन पोइट एंड एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, मतलब रही हैं। इनका जन्म 31 मई 1915 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ एंड डेथ जब ये 85 ईयर्स ओल्ड की थी तो ऑस्ट्रेलिया में ही कैनबरा में हो गया। ऑक्यूपेशन से ये एज ए पोइट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंपेनर्स फॉर एबओरिजिनल लैंड राइट्स भी रही हैं। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो है क्रिस्टोफर ब्रेनान अवार्ड, एंड इन्हें नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1964, 65 एंड 67 में। देन इन्हें क्यूंस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री 1991 में मिले हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन नोवेल नेशनल लिविंग ट्रेजर्स अवार्ड 1998 में मिले हैं। तो इनका सारा अवार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनको जो नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वो आपको ध्यान में रखनी है। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1964, 65 एंड 67 में इन्हें नॉमिनेट किया गया है। देन इनका जो कैरियर है वो स्टार्ट हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन। जूडिथ राइट वर्कड इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। She also worked at the University of Queensland, where she helped publish Minjin, a literary journal. जब जूडिथ राइट ने ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट कर लिया था तो वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगी, लिखने लगी अपने वर्क को, एंड इन्होंने काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में भी, जहाँ इन्होंने पब्लिश की है एक लिटरेरी जर्नल को, मिंजिन को। From 1949, she lectured at various Australian universities. Judith Wright's poetry begins to appear in magazines in 1945. तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, और इन्होंने फिलोसफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री की एजुकेशन भी प्राप्त की है। अब इनके वर्क्स देखते हैं। तो इनके वर्क्स तो बहुत सारे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो आप देख लीजिएगा, जैसे कि द मूविंग इमेज 1946, सारे ये पोएम्स हैं इनके। वीमेन टू मैन 1949, एट कुलॉल 1954, द फ्लेम ट्री 1956, बुक ऑफ ऑस्ट्रेलियन वर्ड्स 1956, न्यू लैंड एंड न्यू लैंग्वेज 1957, The Generation of Men 1959, Birds Poem 1962, Five Senses Selected Poem 1963, Preoccupations in Australian Poetry 1965, Poetry from Australia 1969, The Equal Heart and Mind, Journeys 1982, Many Roads Meet Here 1985, The Day the Mountains Play, The Day the Mountains Play 1963, Tales of a Great Aunt 1998, Silent Major 1995, Secrets
एक सेकेंड फ्रेंड्स। सेक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट चीफ 1985, प्रोवन स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस 2014, द ब्रोकन ग्लास 1992, फ्रॉम बॉर्न ऑफ द कॉन्क्वेयर्स 1991, फोर्थ क्वार्टर्स 1976, बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड 1975, वी कॉल फॉर अ ट्रीटी 1985। तो ये इनके 24 वर्क्स हैं, तो आपको सारे नहीं लिखने हैं, नहीं याद करने हैं, बल्कि मैं एक ओवरव्यू दे रही थी कि इनके वर्क्स को। तो आपसे पूछा जा सकता है द मूविंग इमेज किस राइटर का है, तो आपको वहाँ पे टिक करना है ऑस्ट्रेलियन राइटर। तो मूविंग इमेज, फ्लेम ट्री, ये सारे वर्क्स आपको सरफेस लेवल पे देख लेनी है, क्योंकि नेट वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं वो है मॉरिस वेस्ट, जो 20th सेंचुरी के फेमस राइटर रहे हैं। इनका फुल नेम है मॉरिस लैंगलो वेस्ट। इनका जन्म 1916 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और डेथ जब ये 83 ईयर्स ओल्ड के थे 1999 में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हो गया। इनका इमेज आप देख सकते हो। इनका पेन नेम था माइकल ईस्ट जूलियन मॉरिस, ठीक है। देन ऑक्यूपेशन से एज ए ये नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट रहे हैं। इन्होंने जो जॉनरा पे काम किया है वो लिटरेरी फिक्शन के जॉनरा पे काम किया है, मतलब अपने वर्क को लिखे हैं। इनका जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न से कंप्लीट हुआ है, और इन्हें जो नोटेबल वर्क मिले हैं वो है जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज 1959 में। इनका जो नोटेबल वर्क है वो है द शूज ऑफ द फिशरमैन एंड द डेविल्स एडवोकेट। तो ये जो वर्क है द डेविल्स एडवोकेट वो इम्पॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड, तो आपको ध्यान में रखनी है। द डेविल्स एडवोकेट किसका वर्क है, तो मॉरिस वेस्ट का, जो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। His books were published in 27 languages and sold more than 60 million copies worldwide. इनका जो किताब है फ्रेंड्स, इन्होंने जो बुक्स लिखे हैं वो 27 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया था और 60 मिलियन कॉपीज़ पूरे वर्ल्ड में बेचा गया था। कितने फेमस होंगे ये राइटर, सोच लीजिए। His works were often focused on international politics and the roles of the Roman Catholic Church in the international affairs. His first best-selling novel was The Devil's Advocate 1959, which he spent 2 years writing. जब ये नॉवेल लिख रहे थे द डेविल्स एडवोकेट मॉरिस वेस्ट, तो इसे लिखने में इन्होंने 2 साल अपने समय को स्पेंड किया था, और ये जो वर्क है वो फर्स्ट बेस्ट सेलिंग मॉरिस वेस्ट का रहा है। तो डेविल्स एडवोकेट ये इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए इनके वर्क को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनके जो वर्क्स हैं वो है द डेविल्स एडवोकेट 1959, इनका फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल रहा है, और इस नॉवेल पे फिल्म भी बन चुका है 1977 में। फिर सेकंड है इनका गैलोज ऑन दी सैंड 1956, द बिग स्टोरी 1957, मून इन माई पॉकेट 1945, सेकेंड विक्ट्री 1951, इस पे फिल्म भी बन चुका है। द क्रुक्ड रोड ए नॉवेल 1957, चिल्ड्रन ऑफ द सन 1957, मेकारे मूव्स इन 1958, फिर है द शूज ऑफ द फिशरमैन 1963, 19 और इस पे फिल्म भी बन चुका है 1968 पे। और ये जो वर्क है ये मोस्ट नोटेबल वर्क है मॉरिस वेस्ट का, और बेस्ट सेलिंग भी रहा है, 60 मिलियन कॉपी जिसका सोल्ड हो चुका है। डॉटर ऑफ साइलेंस 1961, द एम्बेसडर्स 1965,
Proteus 1969, The Tower of Babel 1968, कुंडू 1963, द नेक्स्ट कंट्री 1960 जिस पे फिल्म भी बन चुका है, द रिंग मास्टर 1991, स्कैंडल इन द असेंबली 1971, द वेटिकन ट्रिलॉजी 1993, ए व्यू फ्रॉम द राइज 1993, वैनिशिंग पॉइंट 1996, द लवर्स 1993, हार्लेक्यून 1974, द नेविगेटर 1976, द लास्ट कॉन्फेशन 2000, द क्लाउन्स ऑफ गॉड 1981। तो ये सारे आपको केवल सरफेस लेवल पर देख लेना है, और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल है द डेविल्स एडवोकेट वो आपको याद रखनी है, किसका है, मॉरिस वेस्ट का, और इनके जो मोस्ट नोटेबल वर्क है वो है द शू ऑफ द फिशरमैन। तो ये दोनों वर्क आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट जो राइटर है वो है डेविड मुलॉफ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो इनका जो फुल नेम है वो है डेविड जॉर्ज जोसेफ मुलॉफ। इनका जन्म 1934 में हुआ और ये अभी 90 ईयर्स ओल्ड के हैं। क्यूनलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑक्यूपेशन से ये एज ए नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड प्ले राइट हैं। इनका एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से कंप्लीट हुआ है। ये जॉनरा बेस्ड लिखते थे, नॉवेल पे बेस्ड, शॉर्ट स्टोरी, पोएम एंड प्ले एंड ओपेरा भी ये लिखते हैं। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो है इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 1996। किस वर्क के लिए, रिमेम्बरिंग बेबीलोन। इनका एक वर्क है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 1996 में मिले हैं। फिर इनका कुछ और अवार्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 1991 में। तो ये सारे लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल ये इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड एंड माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है वर्क सेटिंग। इनका जो वर्क का जो सेटिंग रहता था वो ऑस्ट्रेलिया पे सेट रहता था। दाव ए यूरोपियन सेंसिबिलिटी इज आल्सो प्रेजेंटेड, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये ज़्यादातर अपने वर्क में लिखते थे। अब चलिए इनका वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका वर्क। तो पहला है इनका वर्क फॉर पोइट्स 1962, बाइसाइकिल एंड अदर पोएम्स 1970, रिलेटिव फ्रीडम, द टेम्पेस्ट 1973, नाइबोर्स इन द थिकेट 1974, जुनाओ ए डेब्यूट नॉवेल है जो जेनावो है 1975 में आया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ए इमेजनरी लाइफ 1978, जो एक नॉवेला है और इसमें टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोइट ओविड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन टॉमिस। मतलब इस वर्क में, इस नॉवेला में डेविड मडॉल्फ ने रोमन पोइट ओविड है उसके बारे में जिक्र किया है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेविड मडॉल्फ के कौन सा वर्क में रोमन पोइट ओविड का जिक्र किया गया है, तो द इमेजिनरी लाइफ में। द ईयर ऑफ द फॉक्सेस एंड अदर पोएम्स 1979, चाइल्ड्स प्ले 1981, फ्लाई अवे पीटर 1982, एंटीपोड्स 1985, वाइल्ड लेमन्स पोएम 1980, हार्टलैंड्स हाल्फ आर्के ए नॉवेल 1986, एंटीपोडर फोरम 1988। फिर इनका एक वर्क है जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिले हैं, वो है रिमेम्बरिंग बेबीलोन, जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड मिले हैं और ये 1993 में पब्लिश हुआ है ये वर्क। और इस वर्क के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए एंड माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड के लिए भी इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है इस वर्क के लिए। इस वर्क का जो थीम है वो है आइसोलेशन, लैंग्वेज, रिलेशनशिप, कम्युनिटी एंड लिविंग ऑफ ऑन द ईस्ट। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में
कुछ बातें जिक्र की है डेविड मोडोल्फ में ने, तो यह वर्क इनका इम्पोर्टेंट है। अब चलिए और इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं। और इनके वर्क है जो है वो है द ग्रेट वर्ल्ड 1990, बाबा ब्लैक शिप 1993। तो ये ध्यान में रखिएगा, बाबा ब्लैक शिप किसका वर्क है, तो डेविड मोलोफ का। ए स्पिरिट ऑफ प्ले 1998, सेलेक्टेड पोएम्स 1994, अनटोल्ड टेल्स 1990। फिर इनका एक वर्क है वो है रैंसम 2009, रिटेल द स्टोरी ऑफ इलियड, मतलब जो इलियड बाय होमर का जो स्टोरी है इसमें फिर से रिटेल करके बताया है डेविड मोडोल्फ में। और कौन सा बुक में, 22 से लेकर 24 में इलियड का रिटेल है स्टोरी का। फिर है ड्रीम स्टफ 2000, द कंप्लीट स्टोरीज 2007, टाइपराइटर म्यूजिक 2007, एवरी मूव योर मैक 2007, ए फर्स्ट प्लेस 2014, द हैप्पी लाइफ 2011। इसका सब टाइटल है द सर्च फॉर कंटेनमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इनके कुछ वर्क जो है वो है, जिसमें से रैंसम, फिर मैंने आपको बताया रिमेम्बरिंग बाबिलोन, द इमेजिनरी लाइफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको विकिपीडिया में जाके थोड़ा डीप में देख लेनी है, इसके समरी को देख लेनी है, कैरेक्टर को भी देख लेनी। अब हमारा जो नेक्स्ट राइटर है वो है थॉमस कैनले। आप इमेज देख सकते हो, इनका फुल नेम था थॉमस माइकल कैनले। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1935 में, और ये प्रेजेंट में अभी 1988 ईयर्स के हैं। ऑक्यूपेशन से ये एज ए नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड एक्टर है ये। और फ्रेंड्स इनका जो नोटेबल अवार्ड है वो है बुकर प्राइज इन्हें मिला है। तो इनके बायोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका वर्क देख लीजिए। द प्लेस एट विटॉन 1964, ब्रिंग्स लक्स एंड हीरोज 1967, थ्री चीयर्स फॉर द पैरासेटल्स, ए नॉवेल 1968, द सर्वाइवर 1969, द ड्यूटीफुल डॉटर 1971, द चैंट ऑफ जिमी ब्लैकस्मिथ 1972, ब्लड रेड सिस्टर रोज 1974, मोजेज ऑफ लॉ गिवर 1975, सीजन इन पुर्गेटरी 1976, ए विक्टिम ऑफ द अरोरा 1977, कॉन्फेडरेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, जो थॉमस कैनले है उसको एक बार आप विकिपीडिया में जाके सर्च कर लें, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है उससे मुझे डाउट हो रही है। इनका जन्म 1935 एंड 1965 में है, तो मैं एक बार और सर्च करके मैं आपको कंफर्म होके बताऊंगी, तो आप भी सर्च कर लेना। बस इनका वर्क देख लीजिए, माइनर राइटर है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब इनका और भी वर्क है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंड्रेला आर्क, जो एक हिस्टोरिकल फिक्सन है, और बुकर प्राइज भी इन्हें मिला है। तो ये सारे इनके वर्क्स हैं, आप देख लीजिएगा आराम से, एंड थोड़ा सा विकिपीडिया में भी इनके बारे में थॉमस कैनले का सर्च कर लीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट राइटर है अब वो है पीटर कैरे, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं। तो पीटर कैरे प्रेजेंट में है अभी। इनका फुल नेम पीटर फिलिप कैरे है। इनका जन्म 1943 में हुआ है, और अभी ये 81 ईयर्स ओल्ड के हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। ऑक्यूपेशन से ये एज ए नॉवेलिस्ट, क्रिएटिव राइटिंग टीचर रहे हैं। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो है बुकर प्राइज 1988 एंड 2001 में मिले हैं। फिर माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड 3 टाइम्स इनको मिले हैं पीटर कैरी को। इनका जो नोटेबल वर्क है वो है ऑस्कर एंड लुसिंडा एंड ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग। इन दोनों वर्क के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है। तो ये इनके नोटेबल वर्क है, याद रखिएगा, ऑस्कर एंड लुसिंडा एंड ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग। इनके और इम्पोर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स, जैसे कि द फेट मैन इज हिस्ट्री 1974, ब्लिस 1981, इली वाचर 1985 एंड ऑस्कर एंड लुसिंडा जो इनका नोटेबल वर्क है
बुकर प्राइज़ इन्हें मिल चुका है और इस वर्क का जो सेटिंग है वो इंग्लैंड एंड न्यू साउथ वेल्स में है। इसमें स्टोरी बताया गया है टू ऑड गैमलर ऑस्कर एंड लुसिंडा के बारे में। तो थोड़ा सा विकिपीडिया में इसे सर्च कर लीजिएगा क्योंकि यह वर्क है सो इम्पॉर्टेंट है और यह एक नॉवेल भी है, मतलब नॉवेल है पीटर कैरी का। फिर है फ्रेंड्स इनका वर्क द टेक्स्ट इंस्पेक्टर कलेक्टेड स्टोरीज द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टन स्मिथ, द बिग बेजोइली, ली जैकपॉट, 30 डेज इन सिडनी, अमेरिकन ड्रीम्स एंड इनका जो एक और वर्क है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग, जो इनका नोटेबल वर्क है, बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। और यह जो वर्क है वो एक नॉवेल है, हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है, क्राइम पे बेस्ड है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा विकिपीडिया से। फिर है जेक मेक, ए लॉन्ग वे फ्रॉम होम, माई लाइफ एज ए फेक, द केमिस्ट्री ऑफ थ्री टीयर्स, थेफ्ट, ए लव स्टोरी, पैरट एंड ओलिवर ऑफ अमेरिका, हिज इलीगल सेल्फ, रॉन्ग अबाउट जापान। तो ये पीटर कैरी के वर्क है। तो 2 वर्क ऑस्कर एंड लुसिंडा एंड ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग, इसको आपको डीप से देख लेनी है। और फिर फ्रेंड्स मैंने आपको थॉमस कैनले का जो वर्क बताया है, इनका जो डेथ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे भी सरफेस लेवल पे देख सकते हैं और थोड़ा सा विकिपीडिया में सर्च कर लीजिएगा, इनका बायोग्राफी भी और इनके वर्क्स को भी देख लीजिएगा हल्का फुल्का। सो फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, उनके मेजर वर्क्स, राइटर्स एंड उनके राइटिंग स्टाइल। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले और नोट्स को भी प्राप्त कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।